अदरवाइज मैं आज अ, एक आर्टिकल था जो विकास ने मुझे भेजा था पहले लास्ट वीक में। यस मैम। आप अपना प्रेजेंटेशन आज कंप्लीट कर दो तो आप लोगों के प्रेजेंटेशन सारे फिनिश हो जाएंगे। यस मैम। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आर्टिकल्स पे बाद में बात करती हूँ। विकास, आपने ये पढ़ा है आर्टिकल जो आपने भेजा है मुझे? मैम उसको छोड़ के मैंने को ये एक माय फेशियल रिलीज और मुलिगन स्नैक जो है उसको कनेक्ट करके एक हम्म। मेरे पास है, मैं उसको आपकी ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ। और बाकी मैं अच्छा, मैं आप वाला देख रहा था, ये भी मैंने निकाल लिया था एक बार। कौन सा वाला? सेम अभी आपने जो माय फेशियल रिलीज वो तुमने ही भेजा कंप्लीट। था मुझे? जी मैम, ये वाला एक बार मैम समझा दीजिएगा। ये वाला समझाना है ना आप लोगों को, जी मैम, ये इसीलिए मैं मैं हाँ हाँ हाँ। मेरे पास मैंने जो टॉपिक भेजा है ना, हाँ हाँ। उस पे मैं आपको आर्टिकल भेजू पहले ना। तुम मेरी बात समझो कृति, सुनो मेरी बात। तुम्हारा ये प्रेजेंटेशन टॉपिक था ना? यस यस। तो प्रेजेंटेशन टॉपिक इज डिफरेंट। तुम्हारा प्रेजेंटेशन होने के बाद आप हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ओके। यस अभी यस। उसके बाद मैं पढ़ाने के पर्पज से बोल रही थी, बिकॉज हमारे पास थोड़ा टाइम है और आप लोग के लिए भी मास्टर्स है। तो हाउ टू रीड द आर्टिकल, मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। मैं यस किसी का टॉपिक नहीं डिस्कस कर रही हूँ, ना मैं किसी को कोई टॉपिक बता रही हूँ। आप लोग को आप लोग के गाइड अलॉटेड हैं, वो जो बताएंगे, वो जो चेंज करेंगे वही होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर ये डिस्कस करना चाह रही हूँ कि हाउ टू रीड एन आर्टिकल, कि आप आर्टिकल को पढ़ोगे कैसे, और अगर आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड अपना आर्टिकल कैसे निकालोगे। मैं सिर्फ वो बता रही हूँ। मैं ओके मैम। रिसर्च से रिलेटेड, आप लोग की स्टडीज से रिलेटेड कुछ नहीं बता रही हूँ। मैंने ऐसा नहीं बोला है कि आप लोग पर्टिकुलरली, आप लोग मुझे अपना जो तुम लोगों का जो रिसर्च टॉपिक है तुम लोग मुझे उसके आर्टिकल भेजो। नो, मैं नहीं कह रही हूँ। आप अपने रिसर्च टॉपिक को छोड़ दो। कुछ भी आर्टिकल आप पढ़ते हो, आप कोई भी आर्टिकल को रीड करते हो, आपको आधी चीज समझ में आती है, आधी नहीं आती है। what what is my aim? I am trying to guide you to how to read the article, कि आप रीड आर्टिकल को कैसे रीड करोगे, उसका एब्स्ट्रैक्ट कैसे पढ़ोगे, आपके इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होंगे, आपकी हाइपोथेसिस कैसी होगी, आपकी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, और भी मेथोडोलॉजी कैसी होगी, सो दैट यू कैन मेक योर रिसर्च प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। बाकी आपके जो गाइड है आपको वही बताएंगे आपको क्या करना है। मेरा उससे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मैं बस ओके। चाह रही हूँ एज अ मास्टर स्टूडेंट्स आप सबको रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने आने चाहिए। तो दैट इज माय एम, क्योंकि हमारे पास टाइम है एक्स्ट्रा। अगर टाइम नहीं होता तो कोई बात ही नहीं होती, तो मैं अपना सिलेबस ही करा रही होती ना। यस ओके मैम। मैम। इसलिए आपने जो मुझे कृति, आपने जो मुझे पर्सनली जो टॉपिक भेजे हैं, दैट इज योर रिसर्च टॉपिक एंड दैट इज अलॉटेड बाय योर गाइड। तो मेरे यस। को उसमें कुछ भी अमेंडमेंट नहीं करने हैं। डोंट टेल नहीं टू। मैम, मैं वो नहीं पूछ रही थी। हाँ, मैं मेरा मतलब ये था कि मैम मेरा ये टॉपिक है एक्चुअली। ठीक है। तो उसको कैसे मैं सर्च करूँ? एक चीज सर्च होती है ना, तो वो डिफरेंट टाइप का वो निकलता है। तो जैसे कि आपको डिफरेंट टाइप ही निकलना होगा। आपने जो हेडिंग डाली है, पहली चीज तो आपने जो इस रिसर्च करनी है, जो स्टडी करनी है, वो स्टडी पहले हुई नहीं होनी चाहिए। अगर वो पहले हुई है एंड आपने अगेन उस पर रिसर्च कर दी तो आपकी रिसर्च वैलिड नहीं होगी। ठीक है। ओके तो ओके। आपने अगर ये टॉपिक डिसाइड किया है तो ये टॉपिक का आर्टिकल तो आपको नहीं मिलेगा। आपको इसको डिफरेंट पार्ट्स में सर्च करना होगा। सपोज आपने टू कंपैरेटिव स्टडीज ली, तो यस आपकी जो टू ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जो टू ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, उसको आपने अलग अलग आर्टिकल से सर्च किया। तो यस उन आर्टिकल से जब आप सर्च करोगे तो उन पर्टिकुलर आर्टिकल में आप देख रहे हो कि कौन सा ट्रीटमेंट मेथड इज मोर इफेक्टिव। ठीक है। यस बट यस। एक चीज हमेशा याद रखना कि आपने जो अपनी हाइपोथेसिस बनाओगे ना, हाइपोथेसिस समझते हो? हाइपोथेसिस मतलब यस, ये आप, हाइपोथेसिस जो हम लोग रिजेक्ट करते हैं कि मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं डज होता है नॉट सब। पॉसिबल। हाँ, इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर आप, ऐसा नहीं है कि अगर आपने जो हाइपोथेसिस बनाई और उसके ऑपोजिट रिजल्ट आ गया तो आपकी स्टडी वेस्ट हो गई। ऐसा नहीं होता है। जो स्टडी का रिजल्ट आया है आपको वही लिखना है, बट उसके सपोर्टिंग आर्टिकल्स कितने हैं वो आपको उसमें लगाने पड़ेंगे।
कि मैंने Okay. ऐसे ऐसे किया, बट ऐसा प्रीवियस स्टडीज में, प्रीवियस रिसर्चेस में ऐसा शो हुआ है कि दिस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, सपोज कोर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेज आर मोर इफेक्टिव देन एनी मैनुअल थेरेपी। ये पहले कहीं रिसर्च हो सकी है, बट आपने जो रिसर्च किया उसमें आया कि दिस पर्टिकुलरली सपोज पोजिशनल रिलीज टेक्निक PRT is more effective than the core stabilization exercises. So this is your research. इसे आप इग्नोर नहीं करना कि नहीं मैंने तो जो रिजल्ट सोचा था वो नहीं आया तो मेरी स्टडी वेस्ट हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। Yes. आपकी जो स्टडी आई है उसे आप प्रूव करो कि आपके जो बहुत सारे आर्टिकल्स में कहीं ना कहीं आपके सपोर्टिव आर्टिकल्स क्या होते हैं जो आपकी स्टडी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके रिजल्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। एक Yes. आर्टिकल से, एक रिसर्च से आपकी स्टडी नहीं बनेगी। आपको नहीं तो कम से कम 100 आर्टिकल्स आपको अपनी स्टडी में इंक्लूड करने होंगे। कोई भी स्टडी, कोई भी आर्टिकल आप पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी तक देखा, समझ नहीं आया, चलो छोड़ दो, कभी आपने उनके रेफरेंस उठा के देखे हैं? यस मैम। मैम बहुत कितने रेफरेंस होते हैं? 20 रेफरेंस होते हैं, कम से कम 15 तो होंगे ही होंगे। मोर देन 20 रहते हैं मैम। अगर मोर देन 20 में से भी अगर किसी एक आर्टिकल से आपने एक लाइन उठाई है, सपोज किसी एक आर्टिकल में लिखा हुआ है आई लिव इन विकास नगर एंड माई हाउस नंबर इज दिस 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 एंड दिस इज रेलिवेंट टू माई मेन आर्टिकल, माई मेन स्टडी, तो वो आर्टिकल भी आपका सपोर्टिव आर्टिकल होगा, चाहे आपने भले उससे एक लाइन उठाई हो। एंड आप अगर कुछ भी लिखने जा रहे हो, सपोज आपकी स्टडी बन गई, ठीक, बन गई पूरी, आपने मेथोडोलॉजी बना ली, उसके बाद जब आप लिखना शुरू कर रहे हो, आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जाओगे। इंट्रोडक्शन आप अपने मन से नहीं लिखोगे। आपकी आर्टिकल, आपकी रिसर्च का एक भी लाइन आपकी एजम्पशन पे नहीं होगा। आपने जो आपके सपोर्ट में 100 आर्टिकल उठाए हैं ना, आपको इंट्रोडक्शन उन्हीं में से निकालना है। कभी आपने ध्यान दिया है, सपोज जब मैं अभी एक आर्टिकल खोलती हूँ, चलो प्रति आपका प्रेजेंटेशन हम नेक्स्ट वीक कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीक कर लेंगे। सपोज मैंने ये आर्टिकल उठाया जो अभी इसने मुझे भेजा, ठीक है? दिख रहा है, विजिबल है सबको? यस मैम। ओके, स्क्रीन पे आ गया। आ गया जी। चलो मैं फर्स्ट खोलती हूँ। सपोज इसका जो मेन टॉपिक है, द इफेक्ट्स ऑफ मायोफेशियल रिलीज टेक्निक कंबाइंड विद कोर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज इन एल्डरली विद नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन। देखो, आधा चीजें तुम्हारे टॉपिक से ही क्लियर हो जाएंगी। क्यों? कि आपके जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होते हैं, आपको पता है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होते हैं? आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे जिन पे आप रिसर्च करने जा रहे हो, उनके अंदर वो सारी चीजें इंक्लूड होंगी जो आपकी रिसर्च में होनी चाहिए। अगर मेरे को स्पेसिफिक बैक पेन है और आपकी क्राइटेरिया के हिसाब से मैं सब फिट हो रही हूँ, मेरी एज अगर 45 अबव है, ठीक है, तो मैं आपकी इस रिसर्च में इंक्लूड नहीं होंगी, क्योंकि कुछ चीजें मैं फुलफिल नहीं कर रही हूँ एज अ सब्जेक्ट। तो आई एम दी एक्सक्लूडिंग फैक्टर, मैं एक्सक्लूड हो जाऊंगी आपकी स्टडी से, मैं आपकी सब्जेक्ट नहीं बन पाऊंगी। एक दूसरा बंदा है, वो आया, उसका नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन है, उसका एज है 25 ईयर्स, ही और शी जो भी है, बट ही इज फुलफिलिंग योर क्राइटेरिया, तो दैट विल बी इन योर स्टडी, दैट पर्सन विल बी इन योर स्टडी, दैट इज इन द इंक्लूजन क्राइटेरिया। समझ रहे हो ना आप ऐसे ही किसी को अपने रिसर्च में ऐड नहीं कर सकते हो। अगर आपने 15 लोगों का 2 ग्रुप बनाया, मान लो 16 लोग आपने लिए, अपने सब्जेक्ट्स लिए 16 लोग में आपने 2 लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, 16 को 8-8 करके, लेकिन ये जो 16 आपने उठाए हैं ना, ये सब आपके इंक्लूजन क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, तभी आपकी स्टडी में आ पाएंगे। इसके लिए आप कम से कम 25 सब्जेक्ट्स उठाओगे जिनको आप शॉर्टकट करके आप 16 पे ला पाओगे। फिर उन 16 को 2 में डिवाइड करने हैं, जिसमें आप एक में मायोफेशियल रिलीज दोगे विद कोर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज, और एक में सिर्फ कोर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज दोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रही हूँ? Yes, क्योंकि
इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया एक पार्ट होता है आपकी स्टडी का, उसके बिना आपके सब्जेक्ट्स डिसाइड नहीं होंगे। आप जिन पे स्टडी करने जा रहे हो ना, वो आपको डिसाइड करने पड़ेंगे उससे, समझ गए। अब जैसे मैं इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ देती हूँ, जैसे इसका एब्स्ट्रैक्ट इन शॉर्ट है। आप भी जब अपनी पूरी स्टडी बनाओगे, जो आपको सिनॉप्सिस प्रेजेंट करनी है, वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट में ही बनानी है, इन शॉर्ट में ही बनानी है, कि आप ये करना चाह रहे हो, आपकी हाइपोथेसिस ये है। बट इसकी नल हाइपोथेसिस भी हो सकती है। नल हाइपोथेसिस समझते हो? यस मैम। कि उसका रिजल्ट यस नो कुछ भी आ सकता है। जी। क्या होता है आपके आपके अकॉर्डिंग? बताओ, नल हाइपोथेसिस आपको क्या पता होता है? तो जैसे मेरे अकॉर्डिंग ये हुआ कि द इफेक्ट ऑफ मायोफेशियल रिलीज टेक्निक combined with core stability exercise elderly with हम्म non-specific low back pain हम्म हम्म uh, uh, does not possible. पॉसिबल नहीं होगा, डज नॉट पॉसिबल नहीं होगा। विद नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन डजंट शोज द रिजल्ट सॉरी, जो हाँ। आपको, हाँ, जो अब वो रिजल्ट आपको नहीं मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपको हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग होगा। मैं ये आपको अच्छे से समझाऊंगी, व्हाट इज हाइपोथेसिस, व्हाट इज नल हाइपोथेसिस, ये मैं आपको क्लियर कर दूंगी। बट हाइपोथेसिस इज कि आप एक एम को लेके चल रहे हो कि मेरी इस स्टडी में ये चीज आने वाली है, ये वाला इफेक्टिव होना चाहिए, या इसके आर्टिकल्स ज्यादा हैं तो मेरी स्टडी को यही शो करेगा कि यही मायोफेशियल के, मान लो आपके पास बहुत सपोर्टिव आर्टिकल्स हैं, तो आपकी स्टडी में आपको लगेगा कि मेरी हाइपोथेसिस में कि मायोफेशियल रिलीज टेक्निक इज मोर इफेक्टिव देन द कोर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज अलोन। हाँ, आप ये आपकी हाइपोथेसिस चल रही है, बट एट द एंड आपकी हाइपोथेसिस चेंज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने, आप मतलब बायस्ड नहीं हो सकते हो। इट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू बायस्ड। आपने दो ग्रुप लिए, आप पहले से ये सोच के नहीं चल सकते हो इसमें तो मायोफेशियल रिलीज ही इफेक्टिव होगा, इसलिए मैं उसी हिसाब से अपना ये ट्रीटमेंट और इमैनुअल थेरेपी उसी हिसाब से अप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा। यस मैम, रिसर्च तो पहले से प्री प्लान नहीं होता, उसको नहीं होती है। आपने एक टॉपिक हाँ, लिया एंड यू आर डूइंग इन अ प्रॉपर वे, एंड यू आर ऑल्सो वेटिंग अबाउट द रिजल्ट, किसका क्या रिजल्ट आ सकता है ना। बट आपने जो दो दो टॉपिक्स लिए, दो दो मैनुअल थेरेपीज ली हैं, उसके रिलेटेड आर्टिकल्स, उसके रिलेटेड प्रूव्ड चीजें आपके पास होंगी, तब आप उस पे काम करोगे। ऐसा फ्लोटिंग आर्टिकल्स, जैसे अभी आजकल जैसे बैचलर्स में आप लोग पढ़ते थे, गूगल में कुछ डाल दिया, कुछ रिजल्ट आ गया और हमने पढ़ लिया। नो, यहाँ पर आपको इंडेक्स्ड आर्टिकल एंड जो अप्रोप्रिएट, मतलब प्रूव्ड आर्टिकल, ऑथराइज्ड जर्नल पे जो आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, नॉट ऑफ द फ्लोटिंग आर्टिकल्स। पता है क्या होते हैं? कोई भी, यस मैम, कोई भी इसमें गूगल पे अपलोड कर देता है तो हाँ, उसको दैट इज फ्लोटिंग आर्टिकल। अभी आजकल जैसे कोविड पे ही है, कोविड पे कोई भी डाल देगा, व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ कोविड, 50 सिम्टम्स आ जाएंगे, चाहे वो रिलेटेड हो कोविड से चाहे ना हो। दैट इज नॉट ऑथराइज्ड, दैट इज फ्लोटिंग आर्टिकल्स। सो मेडिकल पर्सनल नेवर टोल्ड यू, नेवर टेल यू कि आप फ्लोटिंग आर्टिकल्स पे रिलाई करो। सो ऑलवेज गो विद द रिसर्च आर्टिकल्स, जर्नल्स, उसमें जो लिखा होगा दैट इज प्रूव्ड थिंग। तो आपको उसके सपोर्ट में आर्टिकल्स निकालने हैं। ठीक है, अभी तक समझ में आया? तो अभी जैसे एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसका जो टॉपिक है, उसके एब्स्ट्रैक्ट के पर्पस में मेन आपका मेन गोल क्या है? टू इवेलुएट द इफेक्ट्स ऑफ एमआरटी, दैट इज मायोफेशियल रिलीज टेक्निक, विद अ रोलर मसाजर। फोम रोलर पता है ना, फोम रोलर क्या होता है? यस मैम। हाँ, काइंड ऑफ रोलर मसाजर combined with the core stabilization exercises in elderly with non-specific low back pain। ये उसका पर्पस है कि वो इवेलुएट करेगा कि किसका इफेक्ट ज्यादा है, मायोफेशियल रिलीज टेक्निक का रोलर के साथ कंबाइंड इफेक्ट ज्यादा मतलब इफेक्टिव है, या सिर्फ कोर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस फॉर बैक पेन, नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन, जैसे कि आजकल जो चल रहा है वर्क फ्रॉम होम में, मोस्टली लोग जो है लो बैक पेन है, नेक पेन है, शोल्डर पेन है, मोस्ट ऑफ द टाइम सिस्टम पे सारा दिन बैठे रहते हैं, घर पे एन अप्रोप्रिएट पोजिशंस पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घंटों एक ही पोजीशन पे बैठे रहते हैं, तो
कोई भी नॉन स्पेसिफिक लो बैक पेन पे ये सारी आपको मायोफेशियल रिलीज टेक्निक आप अप्लाई कर रहे हो, वहीं पर दूसरे ग्रुप में आपने कोर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस दिया है, तो आपको evaluate करना है which one is effective, that is your goal of your study। समझ गए? नाउ द Yes. पेशेंट्स एंड मेथड्स, आपकी मेथोडोलॉजी कैसी होगी और पेशेंट्स कैसे होंगे, माने आपका किस टाइप का स्टडी होगा, रैंडमाइज्ड होगा, कंट्रोल्ड कंपैरेटिव स्टडी होगा, पायलट स्टडी होगा, और सिंगल रिसर्च होगा। किस देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिसर्चेस। आपका क्या है, वन टाइम स्टडी होता है, उसमें क्या होता है, आपने सर्वे करना होता है, कुछ क्वेश्चनर आ गए आपके पास, माने आपकी स्टडी में 3-4 क्वेश्चनर है, आपने वो लिए, और मेजरमेंट की एक टेक्निक है वो लिया, और आपने बोला मैं 100 डेटा लूंगी। 100 डेटा में आपको सिर्फ एक ही बार एक पेशेंट को असेस करना है, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद उसको छोड़ देना है। आपको ऐसे करके 100 निकालने हैं। फिर उसमें आप प्रिवेलेंस निकालोगे कि कितने परसेंट, 100 में से कितने परसेंट लोगों ने को ये प्रॉब्लम थी, इस चीज से अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे मेरा एक आर्टिकल, मेरा जो रिसर्च था, दैट वाज द प्रिवेलेंस ऑफ शोल्डर इंजरीज। प्रिवेलेंस किसको हो सकती है, प्रिवेलेंस ऑफ शोल्डर इंजरीज इन यंग एलीट क्रिकेटर्स, जिसमें मेरे क्रिकेटर्स की एज जो थी वो 25 ईयर्स से ज्यादा नहीं थी। यंग एलीट क्रिकेटर्स, एलीट क्रिकेटर्स समझते हो, जो फर्स्ट जो ग्रुप काउंटी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, जो प्रोफेशनल, जो हाई लेवल काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, मतलब अच्छे लेवल का रणजी टाइप्स होते हैं, जो ऐसे ही नहीं गली में जो खेल रहे हैं आपने उनको उठा लिया, ऐसे नहीं, दे आर रजिस्टर्ड क्रिकेट प्लेयर्स। तो यंग एलीट क्रिकेटर्स विद ऑल्टर्ड स्कैपुलर पोजीशन, मैंने स्कैपुला की पोजीशन चेक करी थी कि कितने प्रिविलेंस हैं। अगर प्रिविलेंस में मेरे में आया था 54% को ऑल्टर्ड स्कैपुलर पोजीशनिंग थी, अगर थी तो क्यों थी, मेरा ये था, मैंने 100 डेटा असेस करा था। आप लोग अगर कंपैरेटिव कर रहे हो तो आपके 2 ग्रुप होंगे, अगर 2 ग्रुप होंगे तो ऑब्वियसली 2 मैनुअल थेरेपी होगी या कोई भी 2 ट्रीटमेंट टेक्निक होंगी, उसमें आपको कंपैरिजन करना है। पायलट स्टडी करनी है भी, अगेन सेम वन टाइम स्टडी कर सकते हो आप। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज हैं, आपको क्या सुटेबल है। किसी किसी के पास डेटा कलेक्ट करने का उतना टाइम नहीं होता है, या किसी किसी के पास उतना पेशेंट नहीं होता है, या सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, या किसी के पास बहुत सारे डेटाज अवेलेबल होते हैं, तो वो उस हिसाब से अपनी स्टडी बना सकता है। इस टाइप का होता है, तो टाइप ऑफ स्टडी भी डिपेंड करता है। उसके बाद मेथोडोलॉजी आती है। देन a total of 45 participants were randomly divided into 2 groups। randomly माने आपने किसी को एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं दिया है, आप पेशेंट लेकर आए, आपके पास 41, सबको कहीं भी किसी भी एक प्लेयर को किसी एक ग्रुप में डाल दिया, दैट इज रैंडमली। ठीक है, 2 ग्रुप्स में दे, जिसमें से एक में सिर्फ आपको कोर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज देनी थी, एक ही एक, और दूसरे में कोर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज विद एमआरटी देना था। ठीक है, ये आपका प्लान है। जिस पेशेंट्स और मेथड लिखा हुआ है ना, तो मेथडोलॉजी आप क्या अप्लाई करने जा रहे हो योर कंपैरेटिव स्टडी में, वो आपको पूरा बनाना रहेगा। ठीक है, अ कोर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज प्रोग्राम वाज अप्लाइड फॉर द पार्टिसिपेंट्स इन द सीएससी ग्रुप फॉर 3 days पर वीक। ये आपका इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है कि आपने एक वीक में कितने दिन वो प्रोटोकॉल दिया। इससे ज्यादा भी दे सकते हो, बट आपका सपोर्टिंग आर्टिकल होना चाहिए आपके पास। ठीक है, इन एडिशन टू द कोर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज, myofascial relaxation technique with the roller massager was performed for 3 days per week for 6 weeks। इसमें भी सेम उन्होंने क्राइटेरिया रखा है। ठीक है, देन पार्टिसिपेंट्स वर असेस्ड इन टर्म्स ऑफ पेन, लो बैक डिसेबिलिटी, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, काइनेशियोफोबिया, core stability, endurance, spine mobility, gait characteristics and quality of life both pre and post treatment। तो ये जितने भी टर्म्स हैं, इसके सपोर्टिंग आर्टिकल्स होंगे इसमें, तभी वो ये चीजें इस वाले में भी अप्लाई कर रहा है, और इससे पेन का मोर एक्यूरेट फॉर्म आ सकता है। ठीक है, देन क्या रिजल्ट आया, it was found that the improvement in core stability, endurance and spinal mobility was greater in the CSC plus MRT। MRT वाले और CSC वाले ग्रुप में ज्यादा थी। ठीक है, कंपेयर टू द अदर ग्रुप, बट कोई देयर वाज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द 2 ग्रुप्स इन द टर्म्स ऑफ पेन, लो बैक पेन, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, काइनेशियोफोबिया, गेट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। उनमें कोई डिफरेंस नहीं था, बट आपका जो ट्रीटमेंट टेक्निक ग्रुप था वो
CSC और MRT का ज्यादा था। तो कंक्लूजन क्या है कि आपकी जो स्टडी है वो इसको सपोर्ट कर रही है, मतलब ये फर्दर में हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, इट इज मोर इफेक्टिव। ठीक है, और आपके कीवर्ड्स आएंगे, ये आपकी स्टडी बनने के बाद बनेगा एब्स्ट्रैक्ट। मेरा एम क्या था, मैं भी यहाँ क्या समझाना चाह रही थी, जैसे इंट्रोडक्शन आपने लिखना शुरू किया आपकी स्टडी के बाद, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, लो बैक पेन इज अ सिम्टम दैट इज एन इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम थ्रू आउट दी वर्ल्ड। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 and 2। ये ये जो रिसर्च है, इसका जो ऑथर है उसने ये लाइन अपने मन से नहीं लिखी है। 1 और 2 नंबर रेफरेंस पे जो आर्टिकल है, ये उस आर्टिकल से लिया गया है, और हर एक लाइन के आगे नंबर लिखा हुआ है, मतलब कि आपको कुछ भी अपने मन से इसमें ऐड ऑन नहीं करना है कि आई हैव असिस्ट दिस दिस दिस। तो ये चीज, एक सेकेंड, जस्ट होल्ड फॉर सेकेंड। हाँ सॉरी। तो ये आपको वो सपोर्टिव आर्टिकल्स अपने साथ रखने पड़ेंगे। एक होता है आपका मेन आर्टिकल जिससे आपकी स्टडी निकली है। वो कैसे निकली है, अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, सपोज आपको कोई, जैसे कृति ने मुझे एक वो भेजा, मेरी स्टडी ये रहेगी, पर उसे मिल नहीं रहा है कुछ, तो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ोगे, वो लास्ट में एक कंक्लूजन, रिजल्ट और डिस्कशन का एक हेडिंग होती है लास्ट में, रिसर्च के लास्ट वाले पैराग्राफ में। वहां पर लिमिटेशंस होती हैं, उस आर्टिकल्स में कुछ लिमिटेशंस हैं, माने इसी आर्टिकल में भी कुछ लिमिटेशंस होंगी लास्ट में कि हमने ये चीजें नहीं असेस की, नहीं असेस की ना, तो यू कैन डू इट। इस वाले आर्टिकल में ये असेस नहीं हुआ, मगर आप इस आर्टिकल को बेस बना के इसमें जो चीजें असेस नहीं की गई हैं आप कर सकते हो। इस तो इसलिए कभी भी एक पर्टिकुलरली टॉपिक लेके आप अपना रिसर्च नहीं बना सकते हो कि आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि हमको इस पे करना है, ऐसा नहीं हो सकता। आप जब उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ोगे तो अमेंडमेंट्स करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपका बेस आर्टिकल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड योर मदर आर्टिकल। इसमें अगर जो लिमिटेशन हुई और अगर मेरा माइंड मेकअप हुआ नहीं मैं इस पे कर सकती हूँ क्योंकि वो स्टडी इस रिसर्च में नहीं हुई है, तो दिस विल बी माय मदर आर्टिकल। और इसके रेफरेंस में जितने आर्टिकल सपोर्ट करेंगे मेरी स्टडी को, वो सारे सपोर्टिंग आर्टिकल्स होंगे, और उसी से मुझे अपना पूरा क्राइटेरिया, आई मीन पूरा जो भी चीजें लिखनी है, रिटन मटेरियल है, वो सब सपोर्टिंग आर्टिकल से मिलेगा। आप इस आर्टिकल में भी पढ़ लो, कोई भी लाइन के आगे ऐसा नहीं होगा कि कोई रेफरेंस नंबर नहीं दिया होगा, तो आप अपने मन से कोई चीज नहीं लिख सकते हो। वॉट एवर यू आर राइटिंग इन द आर्टिकल दैट शुड बी फ्रॉम एन पर्टिकुलर आर्टिकल, किसी आर्टिकल से ही होना चाहिए। आपको अगर ये लगता है ना सेरेटस एंटीरियर वर्क करती है और स्टेबलाइज करती है स्कैपुला को, इसको मैं लिखूंगा नहीं, ये आर्टिकल में कहीं होगा, आपको वहीं से कॉपी पेस्ट करना है, आप अपने मन से नहीं लिख सकते हो। ऑल दो यू नो कि हाँ वो तो सबको पता है, लेकिन वेयर इट इज प्रूव्ड, वेयर इट इज रिटेन इन प्रूव्ड, तो आप वो चीज वहां से निकालो, वो आपके सपोर्टिंग आर्टिकल्स में आएगी, तब आप अपना आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो नेवर मेक माइंड कि मैं इस पे रिसर्च करूंगी। हाँ, आपका मन है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि सपोज मेरे को मेटलैंड पे इंटरेस्ट है, मेरे को नैक थेरेपी, MWM नैक थेरेपी पे इंटरेस्ट है, तो वो आर्टिकल्स पढ़ो जिसमें ये टेक्निक अप्लाई की गई है। किन किन कंडीशन में, लो बैक पेन में, लो बैक पेन है आपका, पैरास्पाइनल मसल स्ट्रेन है, स्ट्रेन है, ये सारी चीजें हैं। और अगर आपकी वो टेक्निक इन पे इफेक्ट कर रही है तो आप वो चीज पे आप आर्टिकल सर्च कर सकते हो उसको बेस बना के। हाँ, लेकिन कंडीशंस आपको सर्च करनी पड़ेगी कि मेटलन टेक्निक किस पे और इफेक्टिव हो सकती है, किस तरह के पेशेंट्स पे मोर इफेक्टिव है, तो वो आपको अपने मटेरियल में डालना पड़ेगा, मतलब मेथोडोलॉजी में डालना पड़ेगा, डेटा में। कुछ समझ में आया इतनी देर से इतना समझाया तो? यस यस मैम, यस।
पक्का आ गया ना? जी। तो एक दिन में नहीं आएगा। मैं आप लोग, मेथोडोलॉजी बहुत टफ होता है, मेथोडोलॉजी बनाना ही थोड़ा सा, मतलब टफ तो नहीं यार, तो आप पढ़ना, आप लोगों को पढ़ना आ जाएगा तो आप बना सकते हो। तो मेथोडोलॉजी तब बनाना जब आपको आपका हाइपोथेसिस क्लियर कर लोगे, बाकी चीजें क्लियर कर लोगे, मेथोडोलॉजी लास्ट में बनती है। लास्ट में इन द सेंस कि आपको पता है ना कि आपको किस टाइप के पेशेंट्स के डेटा, आपका डेटा कैसा होना चाहिए, उस पे आपको क्या अप्लाई करना है, तब मेथोडोलॉजी बन पाएगी। अगर इन चीजों में ही डाउट है स्टार्टिंग में तो मेथोडोलॉजी नहीं बन पाएगी। ठीक है। और जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे इसके ही इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने और क्या क्या इन द टर्म्स ऑफ पेन, इन लोगों ने क्या क्या लिया, लो बैक पेन स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पेन, लो बैक, जैसे लोअर बैक, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सब इन्होंने पेन टर्म्स में कैसे, इन्होंने, इनको सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिला, इसके लिए इन लोगों ने क्या क्या किया, ये सारी चीजें इन लोगों ने जो लिखी हुई है, इसके लिए इन लोगों ने स्केल यूज करे हैं। जैसे आपका वास स्केल है, वास स्केल इज द ऑथराइज्ड स्केल, सभी यूज करते हैं। उसकी रिलायबिलिटी, उसकी सेंसिटिविटी, उस सब उसकी 100% ही अप्रोक्स आती है, सभी उसको वर्ल्ड वाइड यूज कर रहे हैं। तो इसी तरह जैसे लो बैक डिसेबिलिटी है, उसके लिए एक आता है ऑस्वेस्ट्री डिसेबिलिटी स्केल आता है, आई थिंक वही यूज हुआ है इसमें, अगर आप पढ़ोगे तो डिसेबिलिटी के लिए वो आता है, ऑस्वेस्ट्री डिसेबिलिटी स्केल आता है। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चनर आते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चनर आप यूज करो। वो क्वेश्चनर आपको कहाँ से मिलेंगे, वो भी आपको आर्टिकल से मिलेंगे, उसके लिए रेफरेंस डालो, उसको डालो। वो रेफ आप इधर अभी तो क्वेश्चनर तो आपको हर तरह के मिलेंगे, और हर डिसेबिलिटी में, हर कंडीशन में आपको एक क्वेश्चनर मिलेगा। लो, हमेशा क्वेश्चनर लो, आपका जो पेशेंट है उससे फिल करवाओ, उसके बाद आप अप्लाई करो। बहुत सारी चीजें हैं, इट्स नॉट अ वन डे गेम, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका ऊपर सब फाइनल हो गया हेडिंग, फिर आपको कुछ ऐसी चीज आए जिससे आपको अपनी हेडिंग फिर चेंज करनी पड़ेगी। तो ये चलता रहेगा, ये प्रोसेस ऑन एंड ऑन एंड ऑन चलता ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने अपना एक बार हेडिंग आपने फाइनल कर लिया तो वो वही रहेगा। ये एट दी एंड ऑफ द रिसर्च वर्क भी चलता ही रहेगा, कि इसकी वजह, इसकी जगह ये भी हो सकता है, क्योंकि मेरी स्टडी में अब ये भी ऐड हो गया है। तो लिमिटेड नहीं है। और मास्टर्स में हमेशा, अगर आप रिसर्च वर्क अच्छा करोगे तो आपका, अगर आप फर्दर स्टडीज भी करोगे, आई मीन पीएचडी भी करोगे, तो उसके लिए भी हेल्प करेगा, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस, हाउ टू डू अ रिसर्च। इसमें इंटरेस्ट को बढ़ाएगा थोड़ा। हाँ, वो आपको बढ़ाएगा, क्योंकि पीएचडी में तो कुछ भी नहीं है, वो पूरा रिसर्च लेवल है, और वो बहुत हाई लेवल पे है। ठीक है, तो आपको बेसिक तो आना चाहिए कि हाउ टू रीड एन आर्टिकल, हाउ अभी तो टू। यही दिक्कत आ रही है ना कि हाँ, थोड़ा बेसिक अभी जैसे और क्लियर हो, जैसे आज आपने इतना क्लियर किया तो बहुत चीजें और समझ में आने लगी। यही चीज अभी दिक्कत यही है बस। देखो, जब तक आर्टिकल नहीं पढ़ोगे ना, और आर्टिकल पढ़ना नहीं आएगा ना, तब तक आप रिसर्च में बना अपना टॉपिक फाइनल कर ही नहीं सकते। अब काम चलाऊ करना है तो कर दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ, बिकॉज जितना भी मैंने पढ़ाया है, प्लीज आप आर्टिकल सर्च करो, पढ़ो, क्योंकि जब आप पढ़ोगे आपको डाउट्स आएंगे, तो आप मेरे से पूछो, मैं बताऊंगी। जितना आर्टिकल्स पढ़ोगे उतना ही आपको क्लियर होगा। ठीक ओके है। मैम। ठीक है, और आर्टिकल्स ठीक। पढ़ो, भेजो मुझे। जरूरी नहीं है अपनी स्टडी से, अपनी अपने सिनॉप्सिस से ही रिलेटेड हो, और उससे रिलेटेड है तो भी भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा मेन एम है कि आप लोग को बताना कि रिसर्च के लिए आर्टिकल्स पढ़ते कैसे हैं, मेरा मेन एम यही है। ठीक है। ठीक है मैम। और आर्टिकल्स पढ़ो, आप लोग ग्रुप पे भेजो, मेरे को एक दिन पहले भेज दो, ताकि मैं भी आर्टिकल पढ़ लूं, फिर मैं नेक्स्ट डे आपको डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, अभी एक वीक ठीक का है। टाइम है। नेक्स्ट क्लास में कृति, प्लीज आप पहले से अपना प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर लेना। वो 10-15 मिनट में आपका प्रेजेंटेशन ओवर हो जाएगा, उसके बाद में आर्टिकल्स पे बात करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक आपके है। आर्टिकल्स के साथ, कृति के आर्टिकल्स के साथ हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है। ओके मैम। ठीक है, आप लोग आर्टिकल्स पढ़ो, मेरे को ग्रुप पे सेंड करो, पढ़ के फिर मैं डिस्कस करती हूँ आगे। ओके मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स। ओके।
राम राम।